एवरीबडी सब ठीक ना? कॉपी में लिखो सेलेक्टेड एक्सप्लानेटरी नोट्स, पैराग्राफ नंबर 19 की 18 की 17 16। पूरे लाइफ में, हाँ एसी चलवा रहा हूँ, हाँ 2-3 तो चला देना, बहुत गर्मी है। 1 नंबर 2 नंबर तो चला ही देना। ओ हम सारा ही तो बंद कर दिए थे, 2 चलान से हो जाएगा, 1-2। बच्चों ये क्या पढ़ने जा रहे हैं मालूम? मतलब जो हम लोग बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो तो बनाएंगे ना, उसके बाद एक नोट्स बनाना है। नोट्स उसमें सेलेक्टेड 10 ठो नोट है, 10 या 11, 10 मेरे को याद है, पर 11वां अगर होगा तो मैं देख के आपको बताऊंगा। 10 या 11, 10-11 दिमाग में घूम रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर हमको याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले पढ़ाए थे। इन दिनों में तो एज 25 पढ़ाने नहीं मिला ना। तो वो नोट्स क्या क्या है आपको लिखना है। तो सर करेंगे, मतलब कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो बना के एक पेज निकालती है, लिखती है सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। वो दे देने से नोट्स ऑन अकाउंट्स और देने का जरूरत नहीं पड़ता। ए में खाली ये लिखना है, तुम लोग को तो बाद में लिखना है। ए में कंपनी को खाली ये लिखना है कि भाई हमने इस क्वार्टर में, मान लो पहला क्वार्टर का रिपोर्टिंग, हमने वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है जो पिछला साल हमने फॉलो किया था। अब इससे क्या हुआ, जो अकाउंटिंग पॉलिसी का एक तो नोट देना पड़ता ना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो नोट देने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग बोल दिए वही वाला पॉलिसी फॉलो किए जो पिछला साल किए थे। तो मेरा पिछला साल वाला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, मेरा सारा पॉलिसी का इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगा। बट यहां पर ये लिखना पड़ता है। और यहीं अगर कोई पॉलिसी आपने चेंज किया है तो उसका जो फैक्ट एंड इफेक्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ता है वो अलग से देना होगा। तो लिखो ए स्टेटमेंट दैट same accounting policies कर दो ना, are followed in the interim report as were followed in last annual report. क्लियर? ये लिखना है, फुल स्टॉप। इफ देयर इज एनी चेंज देन फैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड। ऐसा छोटा छोटा 10 ठो पॉइंट लिखना है बस। नंबर बी, समझे ना ये क्या लिखना है? बी, ए कमेंट अबाउट सीजनलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशन। हाँ बेटा आराम से बोल रहा हूं। ए कमेंट अबाउट सीजनलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना बेटा, अगर आपका बिजनेस सीजनल है और आप पहला क्वार्टर में 40 का सेल रिपोर्ट किए, ओनली 40, जबकि कोई आदमी आपका पिछला एनुअल बैलेंस शीट देखा था उसमें आपका 1200 का सेल था, तो बेचारा सोचेगा ये साला 80 माने 300 की जगह खाली 40 का सेल लाया है, ये तो बर्बाद हो गया कंपनी, बेचो शेयर को बेचो। तो सीजनलिटी का अगर कमेंट रहेगा तो पता चल जाएगा ना, अच्छा ये सीजन नहीं है, ऑफ सीजन का सेल है, ऐसा ही आएगा। तो एक तो अच्छे से कमेंट लिख देना चाहिए, बिकॉज लोग एक्स्ट्रापोलेट करते 3-3 महीना के हिसाब से। सी नंबर,
कैसे लिखाएं? एक्सेप्शनल आइटम्स, जब AS5 पढ़ाए थे ना, AS5, तो वहां पे 4-5 आइटम का एग्जाम्पल दिए थे। उसमें हमने बोला था ये आइटम ऑर्डिनरी आइटम है, बट बिकॉज ऑफ देयर साइज, नेचर एंड इंसिडेंस ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है, जिनको हम एक्सेप्शनल आइटम भी बोलते हैं। लिखो। हाँ बोल। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा फिर से। एज पर AS5 which because of their size, nature and incidence becomes important for disclosure. ओके ये इसमें एक आइटम था, अगर आपको याद हो तो, एक था राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट एंड इट्स रिवर्सल, एक था प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड सेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक था लिटिगेशन सेटलमेंट, एक था रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। आपको आइटम सब तो याद होगा नहीं, बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन ये AS5 में था और ये PL के आइटम सब थे और इनको सिर्फ अलग से इज्जत मिलता। आइटम तो PL में डालना ही है, पर इनको अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ऑर्डिनरी नेचर के आइटम्स है पर सेपरेट डिस्क्लोजर डिमांड करता है, क्योंकि इनका नेचर, इनका साइज या इनका इंपॉर्टेंस, इंसिडेंस इतना अच्छा रहता है कि मैनेजमेंट को लगता है अलग से दिखाएंगे तो ही लोग PL समझ पाएंगे। D, चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। अगर इस क्वार्टर में आपने कोई भी अकाउंटिंग एस्टीमेट में बदलाव किया है तो उसका डिस्क्लोजर दे देना। नेक्स्ट E, इशू, बाईबैक, इशू, डेट रीपेमेंट, एटसेट्रा। क्या हुआ बताइए? कोई भी नया कैपिटल इशू किए हैं तो आप तो नोट्स ऑन अकाउंट्स तो बना नहीं रहे शेयर कैपिटल वाला, तो कम से कम कुछ तो बता दीजिए। तो बहुत बड़ा बात है ना यार, एक्सप्लेनेटरी इंपॉर्टेंट नोट है ना, इसके लिए इसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट डिविडेंड। हाँ, कोई सा भी डिविडेंड हो, इस क्वार्टर में आपने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो वाला डिविडेंड, सेपरेटली फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब डिविडेंड वगैरह तो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में लिखते हो, नोट्स ऑन अकाउंट्स तो आप बनाओगे नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि डिविडेंड एक बड़ा बात होता है, तो कोई भी क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो आप हमको उसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट अमलगमेशन, कॉमा, सब्सिडरी एक्विजिशन, कॉमा, अदर रीस्ट्रक्चरिंग्स। कोई भी तरह का आपने अगर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग किया है इस क्वार्टर में तो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए। नेक्स्ट, हाँ लिखो, चेंजेस इन द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का नोट्स ऑन अकाउंट्स तो आप बनाएंगे नहीं,
तो पिछला कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मेरे को पिछला बैलेंस शीट से देखने मिलेगा। अगर इस क्वार्टर में कोई बदलाव हुए हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर प्राइमरी रिपोर्टिंग, सर पूरा सेगमेंट रिपोर्ट मांगेंगे आप? खाली प्राइमरी वाला, वो भी 3 चीज, वो भी पूरा रिकॉन्सिलिएशन फिकॉन्सिलिएशन के साथ बड़ा वाला नहीं, खाली 3 चीज मांगेंगे। लिखो रेवेन्यू, नीचे नीचे लिखो रेवेन्यू, प्रॉफिट और असेट माइनस लायबिलिटी। असेट अलग मांगते हैं, लायबिलिटी अलग मांगते हैं रियल A17 में। यहां हम लोग एक साथ कैपिटल एम्प्लॉयड मांग रहे हैं। असेट डैश करके लिखो, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना हो गया? 9 हो गया, 2 है अभी। इवेंट अक्रिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट। अगर आपके क्वार्टर एंडिंग के बाद कोई इवेंट हुआ और अभी तक आपने क्वार्टर का बैलेंस शीट नहीं बनाया है, जैसे मान लो आप अप्रैल में जून की बैलेंस शीट बना रहे हैं, जुलाई 16 तारीख को कुछ आग उग लग गया बड़ा, तो भले नॉन एडजस्टिंग हो लेकिन इंफॉर्मेशन तो देते हैं ना डायरेक्टर रिपोर्ट में। यहां तो कोई डायरेक्टर रिपोर्ट तो बनेगा नहीं, तो कम से कम इसी एक्सप्लेनेटरी नोट में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और लास्ट, नहीं हो गया सब, सेगमेंट बोल दिया था, जे तक हो गया क्या? एक बार फिर से देखो तो, ए में क्या था? पॉलिसी, बी में सीजनलिटी, डी में एक्सेप्शनल आइटम, जो भी सी डी यहां चलते रहो। उसके बाद चेंजेस इन दी एस्टिमेट, फिर कैपिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर डिविडेंड रिलेटेड, फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, फिर सेगमेंट इंफॉर्मेशन और इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस। तो ये जो 10 इंफॉर्मेशन है ना बेटा, ये बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन है। ये एनुअल रिपोर्ट में नहीं, एनुअल रिपोर्ट में तो क्या ऐसे ही चला जाता है। क्वार्टरली रिपोर्ट में आप नोट्स बनाते नहीं हो, तो ये जा नहीं पाता। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये बड़ा है, तो इसका कम से कम एक सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन ही दे दो। ओवरऑल किसी को कुछ देना नहीं, क्योंकि AS25 कोई फॉलो करेगा नहीं। एक लाइन खाली बचता है, खत्म हो गया पढ़ाई अपना। नहीं, हाँ लिखना छोड़ भी सकते। सुनो, पहली बार जैसे मान लो करेंट ईयर कौन सा चल रहा है अभी, मैं मान लो 24-25 बोलता हूं, मान लो 24-25 में लाइफ में पहली बार हम इंटरिम रिपोर्ट करेंगे। 24-25 में लाइफ में, तो जो पहली बार 4 क्वार्टर का करेंगे ना, 4 क्वार्टर का, पिछला बार वाला पीएल और कैश फ्लो कंपेरेटिव के लिए नहीं देना, छूट है। 25-26 से देना होगा, नहीं समझे? पीएल और कैश फ्लो की, पीएल और कैश फ्लो को तो बनाना पड़ेगा ना, फिर उस तरह से बोल करके छूट है। लिख लो। लिखो ट्रांजिशनल प्रोविजन, ट्रांजिशनल प्रोविजन। हाँ, ट्रांजिशनल प्रोविजन, पहली बार जब कोई भी एस एप्लीकेबल होता है ना, तो जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसको ट्रांजिशनल बोलते हैं। लिखो नो कंपेरेटिव पीएल एंड कैश फ्लो, नो कंपेरेटिव पीएल and cash flow is required in the first year of interim reporting। बैलेंस शीट चाहिएगा मार्च वाला, हाँ ए मुन्ना, बैलेंस शीट मार्च वाला चाहिएगा, क्योंकि आपके पास होगा।
पीएल और कैश फ्लो आपको बनाने का जरूरत नहीं है। सो एक मिनट रुकना। सो अपना ये कंप्लीट होता है। कौन सा एस? 25। अब हम लोग का बचा 26 एंड 29। हम लोग इसका एमसीक्यू करके उठेंगे। इसका कर लेते हैं। पढ़ो आराम से बोल के जवाब दो। नहीं बस इसके बाद मैं जाऊंगा, मेरे को कुछ काम है, ऐसे भी लगातार क्लास ले रहा हूं ना। AS25 mandates the following in relation to financial reports interim। कौन सा एंटिटी इसको बना करके देगा ये वो बताता है। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड पब्लिश इंटरिम रिपोर्ट ये बताता है। हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये बताता है। इसमें से क्या क्या ये बताता है? कुछ नहीं बताता है। नहीं बताता ना ये, क्योंकि वो छोड़ देते थे तो 2 महीना का छठो बना लो, 3 महीना का बना लो। तो डी को टिक लगा दो। सेकेंड, the standard defines interim report as a financial report for interim period that contains a set of। क्यों? हाँ, आइदर कंप्लीट और कंडेंस्ड ना, 2 देता है ना। सी में लिखा वो लिखा खाली सी में तो खाली कंप्लीट लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन, डी करेक्ट है। 1 नंबर इंटरेस्टिंग था, लेकिन 1 वाला को सुनने आंसर देने के लिए पूरा पढ़ना जरूरी है। 85,000 उसको प्री टैक्स प्रॉफिट पहला क्वार्टर में हुआ, 25,000 करके अगला 3 क्वार्टर में लॉस होगा। $10,000 ही तो लग रहा है। 2,000 रुपए ही तो टैक्स आएगा। तो क्या मांगा? कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस। नहीं तो ऐसे कैसे निकलेगा? ऐसे थोड़ी निकलेगा। $85,000 पे आपको रेट पहले निकालना होगा। सेम ही आएगा। अरे एक बार कर लेते ना, मेरे को मना किया 85,000 पहला क्वार्टर -25 -25 -25 तो 10,000 टोटल साल का इनकम। 2,000 मेरा पूरा साल का टैक्स। 20% तो लग रहा है। तो 2,000 बाई 10,000। अच्छा ये 10 ही आया, 20% ही आया। तो आपको 85,000 पे 20% लगा देना है। 17,000 आपका करेंट क्वार्टर का टैक्स आएगा, पहला क्वार्टर का। ये करेक्ट है सर। और अगला 3 क्वार्टर में माइनस करके टैक्स आएगा, लेस करके। लास्ट क्वेश्चन, %5 और 10 मिलियन कितना होता है? 0.5 मिलियन ना। ठीक है। सेकेंड क्वार्टर में YTD लगेगा। YTD सेकेंड क्वार्टर में 10% का बनाना है और सेल सेकेंड क्वार्टर का 15 मिलियन है। तो सेकेंड और फर्स्ट क्वार्टर का पहले मिला लो। सेल 25 मिलियन, 25 मिलियन का 10% प्रोविजन बना दो।
2.5 और हम पिछला बार बना चुके थे 0.5, तो हमको 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 2 मिलियन जो भी है, 2 मिलियन इस बार बनाना हो। समझे कि नहीं YTD का कॉन्सेप्ट? फिंगर्स पे निकल गया ना? हमको 2 मिलियन बनाना होगा। देखो 2 मिलियन आंसर है क्या? 4B। इसके MCQ अच्छे थे। चलो, तो ये 7 मिनट जो एक्स्ट्रा लिए वो MCQ के लिए हम लोग खत्म पहले कर दिए थे 5:30 पे। तो अब हम लोगों का अगला क्लास कब है? योर विश। माथा खराब है, कितना ही ले लो, अभी बहुत दिन लगेगा। हाँ, कम से कम। तो क्या करना है, 2 बजे अकाउंट्स का क्लास कर लेते हैं, AS 26। चलो मिलते हैं।